हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज़ का पहला टॉपिक देखते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कमेमोरेटिव कॉइन्स इशू किए हैं 75 रुपीज़ के टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो 75 रुपीज़ के कॉइन इसीलिए इशू किए क्योंकि 75th एनिवर्सरी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है और इसमें हमें यूपीएससी के लिए क्या याद रखना ज़रूरी है, कौन सी डिटेल्स याद रखनी ज़रूरी है। पहला तो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, उसी के साथ फॉर्म हुई थी जब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था 1945 में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम में, इटली में। अब याद रखना कि इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशंस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, रोम में है, इटली में। ठीक है, और साथ में ये भी याद रखना कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है अभी रिसेंटली, उसका भी हेडक्वार्टर जो है वो रोम में है, इटली में मतलब। तो इसका गोल है वही फूड सिक्योरिटी सबको देना, ताकि सबके पास एक्सेस टू हाई क्वालिटी फूड आ जाए। ठीक है, तो ये बेसिक सबको खाना अच्छा मिल जाए, ये वाला उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इसके मेंबर्स हैं 197 मेंबर कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द यूएन जनरल असेंबली जो है वो इसकी मेंबरशिप है उनके पास इसकी। और यूरोपियन यूनियन इसमें अलग से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसकी बाई एनुअल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। बाई एनुअल कौन सी होती हैं? जो 2 साल में एक बार होती है। अब बाई एनुअल क्या होता है? जो साल में 2 बार होता है। बाई एनुअल क्या होता है? जो 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना अपने लिए। ठीक है, एफ काउंसिल जो कि एग्जीक्यूटिव आर्म है इसकी बॉडी की, एफ की मतलब जो चलाती है इसको, इम्प्लीमेंट करती है इसके प्रोग्राम्स, कैसे कैसे प्रोग्राम्स आएंगे, क्या कैसे इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड लेवल पे, तो वो एफ काउंसिल देखती है। उसके अंदर 49 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब एफ काउंसिल नहीं, इंडिया की मेंबरशिप भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके लिए अप्रूव कर दिया 2020 और 2021 ईयर के लिए। ठीक है, अब वर्ल्ड फूड डे जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसी दिन फाउंड की गई थी, तो ये आपको पता ही लग गया है। ठीक है, अब फंक्शंस इसके क्या हैं? बेसिकली वही सारे कि फूड सिक्योरिटी कराना, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, कंट्रीज़ को असिस्ट करना कि कैसे वो अपने एग्रीकल्चर को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसी टेक्नोलॉजी वो क्या ला सकते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग देना वहाँ के लोगों को, जो मेंबर कंट्रीज़ के लोगों को, ताकि उनकी एग्रीकल्चर अच्छा हो सके और एग्रीकल्चर अच्छा होने की वजह से फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके उन कंट्रीज़ में। अब ये कुछ रिपोर्ट्स भी इशू करते हैं, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। ये 4-5 रिपोर्ट्स जो है ये याद रख लेना, ये एफ ही रिलीज़ करता है। तो यूपीएससी को रिपोर्ट से बहुत प्यार होता है, तो वो क्वेश्चंस पूछ लेती हैं इस पर, तो याद रखना है रिपोर्ट्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने इनको ट्रिब्यूट्स पे किए हैं उनकी 350th जयंती पे। तो बेसिकली इनके बारे में आप पढ़ लो पीडीएफ में से, कि ये थोड़ा सा मतलब आप एक तरह से स्टोरी की तरह इसको पढ़ सकते हो, कि लक्ष्मण दास या लक्ष्मण देव या माधो दास उनका नाम था, फर्स्ट सिख मिलिट्री लीडर थे जिन्होंने मुगल्स के ऊपर अटैक किया था और अपनी सिख टेरिटरी को एक्सटेंड किया था। 15 ईयर्स के जब ये थे तो इन्होंने असेटिक मतलब एक तरह से योगी बनने का इन्होंने ठान लिया था कि हाँ मैं असेटिक बन जाऊंगा। और 1708 में ये गुरु गोबिंद सिंह जी से मिले, तो उन्होंने इनको नाम दिया माधोदास। फिर इन्होंने 1709 में अटैक किया मुगल्स के ऊपर, और ये बहुत अच्छे जनरल थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा किंगडम को अपने एक्सपेंड किया, सिख टेरिटरी को बहुत एक्सपेंड किया। लेकिन जब गुरदास नंगल जो था टाउन था, वो मुगल्स ने, क्योंकि मुगल्स जब सारा अपना डेक्कन का और सारा जो उनका फोकस था उन्होंने शिफ्ट किया सिख टेरिटरी की तरफ, क्योंकि ये बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बहुत ब्रेवली लड़ रहे थे और बहुत इनकी अच्छी फोर्स लड़ रही थी मुगल्स के साथ, तो उनको मुगल्स ने सारा अपना फोकस इनके ऊपर डाल दिया इनको हराने के लिए, और 1715 में इनको हरा दिया और इनको टॉर्चर टू डेथ किया गया था। आपने फ़ोटो देखी होगी कभी कभी, एक रेड हॉट आयरन से इनको टॉर्चर करके मारा जा रहा होता है, तो वो फ़ोटो बहुत पॉपुलर है। तो वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की ही फ़ोटो है। ठीक है, अब एक और टॉपिक है जो न्यूज़ में चल रहा है, जिसके ऊपर फेक न्यूज़ भी बहुत चल रही है, कि
बांग्लादेश का जीडीपी इंडिया से आगे निकल रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा कि वो फेक न्यूज़ है, और क्यों फेक न्यूज़ है ये आपको समझा देता हूँ। कि जीडीपी आगे नहीं निकला है इंडिया से जो बांग्लादेश का पर कैपिटा जो जीडीपी होता है, मतलब पर कैपिटा इनकम होती है एक इंडिविजुअल की, वो आगे निकली है। वो भी टेम्पररी पीरियड के लिए निकली है। असल में जो इंडियन इकॉनमी है वो $3 ट्रिलियन की है, और बांग्लादेश की इकॉनमी तो उनकी 1/10 भी नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट 11%, मतलब जो है बांग्लादेश का जीडीपी है इंडियन इकॉनमी के कंपैरिजन में। तो ये तो भूल जाओ कि बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया, चाहे कितनी भी हमारी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो, ठीक है। तो 2020 में हुआ क्या है लेकिन, कि इंडिया का जो जीडीपी है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10% से। अब ये मत सोचना कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ है कि लॉस हो गया हमको, ठीक है। अब ये क्या है कि आप समझ लो एक 10,000 पर मंथ की सैलरी पे काम करते हो, तो 30 दिन के अगर आपको 10,000 रुपये मिलते हैं, तो अगर आप 10 दिन आप लॉकडाउन करके बैठे रहोगे, मतलब आप ऑफिस नहीं जाओगे, तो वो 10 दिन की आपको सैलरी नहीं मिली है, बस समझ लो। तो वो कुछ परसेंट आपका कम हो गया है, समझ लो 1/3 जो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब 3,000 3,500 रुपये आपको नहीं मिलेंगे उस महीने। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके चले गए हैं जेब से, बस आपको मिले नहीं है। जब नेक्स्ट मंथ आप काम करना शुरू करोगे, तो आपको उस मंथ जो नेक्स्ट मंथ का जो 10,000 फिर सैलरी मिल जाएगी। वो आपका जो नॉर्मल है वो आपका 10,000 है। लेकिन क्योंकि हमने लॉकडाउन किया हुआ था तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही थी, तो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है 10%। जब हमारी इकोनॉमी पूरी वापस चलने लगेगी तो वो 10% तो ऑटोमेटिकली रिकवरी हो जाएगा। तो हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि लॉस हो गया, हमारा जीडीपी पीछे चला गया, बस वो इस साल के लिए 10% कम है, क्योंकि हमने अपना लॉकडाउन रखा हुआ है, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, क्यों हुआ ये, ऐसा हुआ क्यों है। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो जैसा मैं आपको बता रहा था कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स जो है बांग्लादेश से बड़ी है। बांग्लादेश की इकोनॉमी तो इवन पाकिस्तान से भी छोटी है इस टाइम पे। तो अब आपको याद रखना है कि जो पर कैपिटा जो इनकम होती है वो कैसे डिराइव की जाती है। टोटल जीडीपी, जो टोटल जीडीपी जैसे $3 ट्रिलियन है इंडिया का, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अब जो इंडिया का जीडीपी है वो चाहे ज़्यादा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा गुना ज़्यादा है बांग्लादेश से, ठीक है। अब बांग्लादेश का जीडीपी की फिगर चाहे कम है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो उनके जो पर कैपिटा इनकम आता है जो डिराइव करके फॉर्मूला से, वो ज़्यादा आ रहा है इस बार। बट ये भी कोई एक परमानेंट फिनोमिना नहीं है, ये कुछ टाइम का फिनोमिना है, ये बार बार कई बार होता रहता है ऐसा। तो इसमें पूरा आपको ना ये बताया कि ऐसा हुआ क्यों है। पहली बात तो बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, कोई डाउट नहीं है इसमें कि बांग्लादेश इज़ विटनेसिंग रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 2004। 2004 से 2016 के बीच में इंडिया जो है वो बहुत अच्छा ग्रो किया था, इवन बांग्लादेश से भी बेटर ग्रो किया था। लेकिन 2017 ऑनवर्ड से बहुत सारे ऐसे हमारे इश्यूज़ आए हैं, जैसे एनपीए क्राइसिस चल रहा है, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन एकदम से आई है, डीमोनेटाइजेशन हुई है, तो उससे इकोनॉमी को एकदम से हर्ट हुआ है, एक तरह से स्टॉप लग गया इकोनॉमी को। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे वो तो चलो टाइम ही बताएगा। लेकिन तब से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो हो गई है। लेकिन बांग्लादेश जो है उसमें ऐसा कोई भी हिंड्रेंस नहीं आई है। 2017 के पीरियड में उनके कोई एनपीए क्राइसिस का इशू नहीं है, उनके कोई जीएसटी या डिमोनेटाइजेशन का इशू नहीं है। तो उनकी इकोनॉमी अपना नॉर्मल वैसे ही ग्रो करती रही जैसे पहले कर रही थी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो नॉर्मल तो वो नॉर्मल ग्रो कर रहे हैं हम, लेकिन कम ग्रो कर पा रहे हैं। और इसी सेम पीरियड में 2004 से लेके हमारे 20 तक के पीरियड में इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुई है। 21% इंक्रीज़ हुआ है ऑलमोस्ट। अगर पहले हम 100 लोग थे पॉपुलेशन में, तो अब 120 हो गए हैं 15 साल के अंदर अंदर ही, ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 18% इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होएगी, और ऊपर से इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और बांग्लादेश की पॉपुलेशन कम है लेकिन इंक्रीज़ भी कम है। इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और इंक्रीज़ भी ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जीडीपी है उसमें जब जो नीचे डिनोमिनेटर होएगा वो बहुत बड़ी अमाउंट आती है इंडिया की एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। जो डिवाइड करके जो हम पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं वो बहुत डिफरेंस आ जाता है इंडिया और बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में। अब ये कोविड-19 का इम्पैक्ट भी इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। इवन कोविड-19 से पहले भी, क्योंकि पॉपुलेशन का भी प्रेशर था और हमारी इकोनॉमी भी कुछ उस लेवल पे ग्रो नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी ये अगर कोविड-19 ना भी आता तो भी एक टेम्पररी पीरियड के लिए बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया से बेटर हो जाती। अब आपको ये बताने के लिए
मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि श्रीलंका की जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो भी इंडिया से बेटर है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है। तो सिमिलर इम्पैक्ट आप बांग्लादेश के ऊपर भी देख सकते हो कि उनकी पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा दिखती है इंडिया से। ठीक है, इट डजेंट मीन कि उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़ी होगी हमसे। ठीक है, ये इकोनॉमी उनकी बहुत ही छोटी है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/10 है इनकी इकोनॉमी सिर्फ। अब क्या ये इज़ इंडिया एक्सपेक्टेड टू रीगेन द लीड? यस, आईएमएफ कह रहा है कि इंडिया जो है वो नेक्स्ट ईयर, जो अब 2021 वाला साल आएगा, वो बहुत फास्ट ग्रो होने वाला है। 8% ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है इंडिया की। 8.8% ऑलमोस्ट जो है वो चाइना से भी ज़्यादा ग्रोथ प्रोजेक्ट की है इंडिया की आईएमएफ ने नेक्स्ट ईयर के लिए। और जब ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो हम ऑटोमेटिकली बांग्लादेश के साथ से आगे निकल जाएंगे पर कैपिटा इनकम में दोबारा। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक है सरल जीवन बीमा योजना। अब ये आईआरडीए जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रेगुलेटर है इंश्योरेंस का, उन्होंने एक स्कीम निकाली है, अ स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो कौन सी होती है? जो आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है एक लंबे पीरियड की, जो लंबे पीरियड की इंश्योरेंस होती है, 30-40 साल का आप देखते हो, लेते हो प्रोडक्ट लेते हो टर्म इंश्योरेंस, तो वो निकाला है। लेकिन किस लिए निकाला है? कि बिल्कुल सिंपल फीचर्स हो जिसमें स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हो, आम जनता उसको समझ पाए। इससे क्या होएगा कि इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन हमारी सोसाइटी में बढ़ेगी, लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेना शुरू करेंगे, क्योंकि उनको मुश्किल ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं दिखेंगे, सिंपल फीचर्स दिखेंगे, तो वो इंश्योरेंस को और ज़्यादा लेना शुरू करेंगे। और एक इंश्योरेंस का जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो सोसाइटी में आना चाहिए ताकि लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि उसकी उनसे उनकी लाइफ सिक्योर होएगी, तो ये जो हमारी योजना है वो अचीव करने में हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या है। अब ये नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान है। अब ये टर्म्स थोड़ी छोटी सी आप समझ लो। नॉन लिंक्ड क्या होता है? कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे पैसा लेके आगे म्यूचुअल फंड में लगा देंगे या इक्विटी फंड में लगा देंगे या किसी मार्केट में लगा देंगे। ठीक है, वो कोई किसी के साथ लिंक नहीं होगा कि आपने समझ लो 1000 रुपये दिया और आपको वो बाद में बोलें कि आपने जो 1000 दिए थे लेकिन वो हमने मार्केट में इसमें लगाए क्योंकि मार्केट कम चल रही है, तो वो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम होगी, अब 990 रुपये हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ना ही वो एक 1100 रुपये होगी या ना ही वो 900 रुपये होगी, क्योंकि वो नॉन लिंक्ड है, वो किसी म्यूचुअल फंड या मार्केट के साथ लिंक नहीं की गई है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कुछ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं कि आपको अगर उनको डिविडेंड अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो वो आपके इसको जो आपका इंश्योरेंस के जो में आपको उसके बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन वो नॉन पार्टिसिपेटिंग हो। ये वाली जो हमारी सरल जीवन बीमा योजना है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होएगी। अगर उनको लॉस होता है, चाहे उनको लॉस हो चाहे उनको प्रॉफिट हो, आपकी कंपनी से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो आपको सिर्फ LIC है जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी जो है आपको बीमा दे रही है, वो सिर्फ आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, आप उसकी बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो ये प्रोडक्ट लेके। ठीक है, अब क्योंकि वो नॉन लिंक्ड है, आपको कोई मतलब नहीं मार्केट कैसे चल रही है, आपको कोई मतलब नहीं कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो इसलिए ये सरल जीवन है बीमा योजना है कि कोई बिल्कुल सिंपल बेसिक फीचर है कि आपने प्रोडक्ट लिया और आपको अगर आपके भगवान ना करे आपकी डेथ हो जाती है तो आपको जो जितने अगर आपने सम इंश्योर कराया आपकी फैमिली को उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब एज ग्रुप क्या है इसका? 18 to 65 ईयर्स एज ग्रुप। तो IRDA ने सारी कंपनीज़ को ये बोला है कि मैंडेटरी आपको ये निकालनी ही पड़ेगी ये सरल बीमा योजना। तो सारी कंपनीज़ को टाइम दिया है, जनवरी 1 तक ये प्रोडक्ट निकालना ही निकालना है। आपने सारी कंपनीज़ को कहा है IRDA ने। पॉलिसी टर्म रखी है इन्होंने 5 से 40 साल। आप 5 साल की भी ले सकते हो जिसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा होएगा, आप 40 साल की भी ले सकते हो जिसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम कम होएगा। और मिनिमम वैल्यू आप 5 लाख की भी करा सकते हो कि मरने पे आपके 5 लाख रुपए मिले आपकी फैमिली को, और मैक्सिमम 25 लाख भी करा सकते हो। अब मैक्सिमम में उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं अगर वो चाहती हैं तो वो 25 लाख से अमाउंट को बढ़ा भी सकती हैं। और लेकिन आपको जो बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस बोली हैं कि नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग जितनी भी टर्म्स आपको बोली हैं वो सब सेम रखनी पड़ेंगी। वो आपके ऊपर है, आप इंश्योरेंस कंपनीज को कहा है आपके ऊपर है, अगर आप बढ़ाना चाहते हो अमाउंट ताकि आपकी कंपनी की जो इंश्योरेंस है वो लोग ज़्यादा लें तो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल्स को मिले प्रोडक्ट जो है वो इंडिविजुअल्स को मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जेंडर, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ट्रैवल, ऑक्यूपेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सब ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब मरने में सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन रखी हुई है। जनरली जब लाइफ इंश्योरेंस होती है उसमें, या हेल्थ इंश्योरेंस का जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह में एक्सेप्शंस होती हैं कि अगर आपको HIV हो जाता है या आप सुसाइड कर लेते हो तो आपको जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है,
अब इस केस में एक ही सिर्फ ऐसी एक्सेप्शन रखी है कि अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो आपको लाइफ इंश्योरेंस, आपकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें। और कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है कि अगर समझ लो 40 साल के बाद जो आपका आपने जितना भी प्रीमियम भरा है, अगर 40 साल में आपकी डेथ नहीं हुई, आपने समझ ली, एग्जांपल दे रहा हूँ कि 40 साल की आपने पॉलिसी ली है और इन 40 साल में आपकी डेथ नहीं हुई, तो ये जो इतना भी आपने प्रीमियम भरा है वो सारा लैप्स हो जाएगा और आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, मेचोरिटी में आपको कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और नाइदर विल देयर बी एनी सरेंडर वैल्यू, मतलब बीच में आप इसको छोड़ नहीं सकते कि आप अगर आप चाहो कि आपको छोड़ के जो आप जितना आपने प्रीमियम दिया है, आप समझ लो आप 10 साल बाद आपको लगे कि नहीं मुझे पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना, तो आप इसको सरेंडर करके कुछ पैसा वापस नहीं ले सकते, आपको सारा ही पैसा आपका मर जाएगा। और इस इंश्योरेंस को आप ये भी नहीं कर सकते कि एक तरह से इसके अगेंस्ट लोन ले लो कि हाँ मुझे बाद में पैसा मिलना है मेरी डेथ पे या कुछ भी, तो आप इसके अगेंस्ट लोन भी नहीं ले सकते क्योंकि बेसिकली पहली बात तो मैच्योरिटी बेनिफिट ही नहीं है कोई, तो लोन आप इसके अगेंस्ट ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि इसको डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ को। 17 अक्टूबर की हमारी जो ये प्रीलिम्स बूस्टर की का जो है सीरीज़, इसको डाउनलोड कर लेना, आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और एडिटोरियल्स भी मिल जाएंगे, 2 एडिटोरियल्स। तो हम नेक्स्ट मिलते हैं अब मंडे को, मंडे मॉर्निंग, संडे का और मंडे का दो जो हमारा करंट अफेयर्स है वो उसी दिन इकट्ठे कराऊंगा आपको, ठीक है। सो गुड बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।